नमस्कार विद्यार्थियों, भारतीय संविधान एवं शासन व्यवस्था की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और हम भारतीय संविधान और शासन व्यवस्था की कक्षा में हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ने का प्रयास कर रहे थे। क्या कर रहे थे मित्रों? मौलिक अधिकार पढ़ने का प्रयास कर रहे थे। मौलिक अधिकार पढ़ने का, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे हम लोग। मौलिक अधिकार पढ़ने का प्रयास कर रहे थे। मौलिक अधिकार क्या पढ़ रहे थे? मौलिक अधिकार पढ़ने का क्या कर रहे थे? प्रयास कर रहे थे मित्रों, फंडामेंटल राइट्स। और हमने मौलिक अधिकारों में पिछली कक्षाओं में हमने देखा स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार, समस्त अधिकारों को देखा। जब हमने आर्टिकल 19 की बात जब हम कर रहे थे स्वतंत्रता की, तो हमने 19(1)(f) के बारे में चर्चा की आपसे, और आप लोगों से बताया कि जो संपत्ति का अधिकार था, मौलिक अधिकार मित्रों, संपत्ति का अधिकार था, जो मौलिक अधिकार था, ये आर्टिकल 31 में मूल रूप से था। आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार सम्मिलित था। इसको आर्टिकल 31 से क्या कर दिया? विलोपित कर दिया। विलोपित कर दिया संपत्ति के अधिकार को। और इस संपत्ति के अधिकार को, कौन से अधिकार को बेटा? इस संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया? विधिक अधिकार बना दिया। विधिक अधिकार बना दिया। और विधिक अधिकार जब बनाया, इस संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बनाया, तो संविधान के आर्टिकल 300 का में जोड़ा गया। 300 का आर्टिकल 300 का में इस संपत्ति के अधिकार को अंतर्विष्ट कर दिया, इंक्लूड कर दिया। बात एकदम क्लियर है? यानी अब संपत्ति का अधिकार 19(1)(f) कौन सा है? करेक्ट, 19(1)(f), जो स्वतंत्रता के अधिकार 19 में कहा गया था, 19(1)(f) में काय का अधिकार था? 19(1)(f) में बोले संपत्ति का अधिकार। काय का अधिकार था? संपत्ति का अधिकार। इसको क्या कर दिया? इसको निरसित कर दिया। क्या कर दिया बेटा? निरसित कर दिया, इसको कैंसिल कर दिया। यात्रा के वास्तव में तथ्य क्या थे? समस्याएं क्या आने वाली थी? हम 1947 में स्वतंत्र हुए बंधुओं। ये मैंने कोई बड़ी बात नहीं बताई, इतनी बड़ी बात नहीं कि आप लोगों के आंसू आने लगे कि सर ने बता दिया 1947 में स्वतंत्र हुए। 1950 में हमने भारतीय संविधान को हमारे द्वारा, लोगों के द्वारा बनाई हुआ, उसको हमने क्या कर लिया? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर लिया। 1950 में गणतंत्र भारतीय संविधान को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। भारतीय संविधान को पूरी तरह से क्या कर लिया मित्रों? स्वीकार कर लिया। दिख रहा है आपको? दिखेगा, स्वीकार कर लिया। और स्वीकार ही नहीं किया भारतीय संविधान को, पूरी तरह से क्या कर लिया? अंगीकृत, अधिनियमित और क्या? आत्मार्पित कर लिया। क्या कर लिया? भारतीय संविधान को अंगीकृत भी कर लिया, अधिनियमित और आत्मार्पित। अंगीकृत मतलब स्वीकार करते हैं, समझ रहे हैं बात को? अधिनियमित, जो हमारे कानून है, जो संविधान का उद्देश्य है, उसको प्राप्त करने के लिए हम संसद में या राज्य विधानमंडल में नियम बनाएंगे, अधिनियम बनाएंगे, और उन अधिनियमों को आत्मार्पित यानी अपने ऊपर ही क्या करेंगे मित्रों? लागू करेंगे। संपत्ति का अधिकार वो मौलिक अधिकार था। अब किसी की संपत्ति है, किसी का खेत है, और वहां बांध बनाना है, वहां से नहर निकालनी है, वो कहता है हमारा मौलिक अधिकार है, हम इस संपत्ति को राज्य को नहीं देंगे। बात क्लियर है भाई? मेरा खेत है और खेत रखना मेरा कौन सा अधिकार है? बोलो, मौलिक अधिकार है।
मैंने राज्य से कह दिया, राज्य अर्थात आर्टिकल 12 में जो परिभाषित है उससे मैंने कह दिया मित्रों कि हम हमारी संपत्ति को आपको नहीं देंगे। बोले यहां से सड़क बन रहा है, बोले ये आपकी समस्या है, सॉरी। बड़े बड़े पुल बनाएंगे, यानी आधारभूत संरचना का विकास करेंगे, तो आधारभूत संरचना के विकास के क्रम में, समझिए बात को थोड़ा स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं बेटा, आधारभूत संरचना के विकास के क्रम में, आधारभूत संरचना के विकास में, विकास के लिए संपत्ति का अधिग्रहण आवश्यक है। संपत्ति यानी अर्थात भूमि चाहिए, भूमि चाहिए। एक बिना, अब आप कहेंगे ये आपकी संपत्ति हमको दे दीजिए, आप कहेंगे ये हमारा मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 19(1)(f) के तहत दिया गया है, आर्टिकल 31 में भी है। अब सरकार के लिए बड़ी समस्या। अब सरकार करे तो करे क्या? 1950 में भारत के प्रधानमंत्री कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब यह कहा करते थे कि भारत में जो भारत के जो मंदिर हैं वो बांध हैं, क्योंकि बांधों के माध्यम से क्या होगा? देश का विकास होगा, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा या नहीं होगा? नहरों का विकास होगा, पुलों का विकास होगा। अब ये विकास हो कैसे? समस्या मूल क्या थी? मान लीजिए खेत आपका है, और इस खेत में, मान लीजिए आपका खेत है और यहां से बांध या सड़क निकलना है, रेल मार्ग निकलना है, या कौन सा मार्ग निकल रहा है मित्रों? प्लस सड़क मार्ग भी निकलना है, या बांध बनने हैं। तो अब सरकार, आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जिन्हें भारत का प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है, उनके सम्मुख ये समस्या थी कि भारत की आधारभूत संरचना का विकास कैसे हो, क्योंकि संपत्ति तो निजी है। अब आपका खेत है, आपकी संपत्ति ले नहीं सकते, क्योंकि संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार था मित्रों? मौलिक अधिकार था, फंडामेंटल राइट था। इसके साथ साथ और क्या था, और क्या परिस्थिति थी उस समय 1950 में? 1950 में परिस्थिति यह थी मित्रों, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। जमींदारी प्रथा थी, जमींदारी प्रथा प्रचलन में थी। क्यों प्रचलन में थी? क्यों? बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को हमने 26 नवंबर 1949 को ही स्वीकार किया था। कानून तो तब बनेंगे ना, अब बनेंगे ना 1950 के बाद। जमींदारी प्रथा में क्या था कि लोगों के पास भूमि थी, किसी एक के पास क्या था? बहुत सारी भूमि है, पट्टा है उसके पास। किसी एक के पास क्या था? बहुत सारी भूमि है ही नहीं। आदरणीय विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन भी चलाया, भूमि सुधार से संबंधित कानून भी लेके आए। भूमि सुधार से संबंधित कानून, भूमि सुधार से संबंधित कानून भी लेके आए, भूमि सुधार से संबंधित कानून भी लेके आए। और आदरणीय श्री विनोबा भावे, कौन? विनोबा भावे जी ने कौन सा आंदोलन चलाया? बोले भूदान आंदोलन। स्वेच्छा से अपनी दान, जमीन कर दो, दान दे दो। लेकिन मित्रों, स्वेच्छा से तो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं कोरोना वायरस के दौरान। लोग क्या कहते हैं? मास्क कहां है? बोले रखा तो है, रखा है इसका नहीं है, यानी उसको भूमि को दान नहीं कर रहे लोग। अब देखिए बड़ी समस्या है। समस्या यह है कि अब लोकतांत्रिक मूल्य अर्थात संविधान के जो मौलिक अधिकार और विकास साथ साथ नहीं चल पा रहे हैं मित्रों। अगर हम मौलिक अधिकारों को तवज्जो दे रहे हैं, संपत्ति के अधिकार को, तो विकास नहीं हो पा रहा है। और बिना विकास के जब क्या करेंगे? अपनी अपनी भूमि लेके बैठे रहो।
इस समस्या के निराकरण के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने संसद में यह कहा कि संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संशोधन में यह कहा, क्या कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। संसद ने 1951 में प्रथम संविधान संशोधन किया। समझिए, स्वीकार कब किया? 26 नवंबर 1949 प्रथम संविधान संशोधन किया। ध्यान से समझ लेंगे, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में संसद में किया गया। कहां किया गया? संसद में। और उसका तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नेहरू जी, प्रधानमंत्री श्री नेहरू जी, श्री नेहरू जी। कौन से नेहरू जी? जवाहरलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित। संशोधन में यह कहा गया कि संपत्ति के अधिकार को निरस्त कर दिया जाए। अर्थात यदि किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति लेके अगर सामुदायिक विकास के कार्य किए जा सकते हैं, देश की आधारभूत संरचना का विकास किया जा सकता है, तो हमको करना चाहिए। इस संशोधन से क्या किया? संपत्ति के अधिकार को निरसित करने की दिशा में पहला कदम बढ़ाया, संविधान संशोधन। कब? बोलो ना भाई। देखो एमपीपीएससी में तो यही आ जाएगा, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? सीधा सा जवाब है, एकदम हलवा सवाल, 1951। पहला कहा गया कि जमींदारों की संपत्ति बगैर मुआवजे के ली जाएगी। पहला संशोधन ये किया गया। क्या किया गया बेटा? जमींदारों की संपत्ति बगैर मुआवजे के, बगैर मुआवजे के, भूदान आंदोलन बगैर मुआवजे के, जमींदारों की संपत्ति का उन्मूलन मुआवजे के बगैर होगा। और कैसे होगा मुआवजे के बगैर? और दूसरा प्रमुख काम क्या था कि कुछ प्रावधानों को संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला गया। कुछ प्रावधानों को काय में डाला गया? संविधान की 9वीं अनुसूची, 9th शेड्यूल, 9वीं अनुसूची में डाला गया मित्रों। 9वीं अनुसूची में डलने से क्या हो गया? क्या फर्क पड़ गया? हमने कहा प्रावधान उठो, प्रावधान ने कहा जी, हमने कहा कहां? चलो 9वीं शेड्यूल में, यानी 9वीं शेड्यूल का हमने गोल घेरा खींच लिया। ये 9th शेड्यूल है, 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल में कोई प्रावधान आ गया तो क्या बात की गई कि 9वीं अनुसूची में यदि कोई प्रावधान है तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता। अर्थात न्यायपालिका अब उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती। 9वीं अनुसूची में से क्या हो सकता है बेटा? न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यानी नेहरू जी चाहते थे कि अभी हम संशोधन करेंगे और जैसे ही हम संशोधन करेंगे तो न्यायपालिका में याचिका लोग लेके जाएंगे। तो नेहरू जी ने अर्थात संसद ने कहा कि जो 9वीं अनुसूची में जो हमने विषय डाल दिए हैं, वो 9वीं अनुसूची में जितने भी विषय हैं उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। अर्थात ज्यूडिशरी उसको देख नहीं सकती कि ये संविधान के अनुकूल है या नहीं। उन्होंने परिवर्तन नहीं कर सकती, निर्देशित नहीं कर सकती, उनकी समीक्षा नहीं कर सकती, रिव्यू नहीं कर सकती। ये जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन के लिए कैसे होगी? जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन भारतीय संविधान में अनुच्छेद 31 को निरसित करके 2 अनुच्छेद जोड़े गए मित्रों। संविधान में अनुच्छेद 31 के स्थान पर 2 अनुच्छेद जोड़े गए, 31A और 31B। आर्टिकल 31A एंड 31V संविधान में जोड़ा गया। आर्टिकल 31A क्या कहता है? यहां देखते हैं, संपदाओं आदि के अर्जन की विधियां। अगर किसी की संपदा है, आदि के अर्जन से संबंधित विधियां,
अर्जन से संबंधित विधियां, कि कुछ संपदाओं को, एसेट्स को हम अर्जित कर सकते हैं। सरकार कहेगी हमको कि भैया ये अपनी जगह हमको दे दो, लोग कहेंगे नहीं सॉरी सॉरी। हमने कहा क्यों? बोले ये हमारा मौलिक अधिकार है। तो हमने कहा हमने संशोधन कर दिया और संविधान में आर्टिकल 31A ऐड कर दिया मित्रों। और 31A ऐड करके क्या कहा? संपदाओं के संबंध में अर्जन से संबंधित हमने कुछ विधियां बना दी। बोले क्या विधि बना दी? पहली विधि यह बना दी कि यदि लोकहित के लिए, लोकहित के लिए आर्टिकल 31A में क्या कहा गया कि यदि लोकहित के लिए, लोकहित मतलब समझते हैं? आर्टिकल 31A में कहा गया लोकहित के लिए। लोकहित का मतलब जनता का हित। जनता का हित का मतलब समझते हैं क्या? बोले सामुदायिक हित। सामुदायिक हित, सामुदायिक हित। इसके लिए संपत्ति का अर्जन किया जा सकता है। लोकहित के लिए संपत्ति का अर्जन किया जा सकता है मित्रों। बहुत बढ़िया। आर्टिकल 31A अर्जन किया जा सकता है। मेरा फिर आपसे आग्रह है कि मैं बार बार यही आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जब भी संविधान के अनुच्छेद देखते हैं, कोई छोटी मोटी ऐसी वैसी किताब से मत देखिए, क्योंकि अर्थ का अनर्थ निकलता है। मूल जो संविधान है, जो बेयर एक्ट है, उसके टेक्स्ट को पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। यद्यपि थोड़ा मुश्किल होता है, कानूनी भाषा है, समझने में कठिनाई हो सकती है, किंतु एक बार आप समझ लेंगे तो फिर आपको जो कंफ्यूजन है वो नहीं होगा। आर्टिकल 31A में यही कहा गया, लोकहित के संबंध में यदि संपत्ति का अर्जन किया जा सकता है तो सरकार अर्जित कर सकती है। आप ये नहीं कहेंगे ये मेरा खेत है, हम कहेंगे हट तुम्हारा खेत है, उठो, सम्मान से कहेंगे उठो। बोले क्यों? बोले कितने का खेत है? सरकारी रेट जो होगी, बोले 5 लाख का खेत है। हम आपको कहेंगे लो 5 लाख रुपए, आदरणीय बंधुओं जाओ, जाओ और इस खेत का उपयोग काय में कर लेंगे? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कर लेंगे, रेलवे में कर लेंगे, बांध बना देंगे, नहर निकाल देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। ये 5 लाख रुपए लेके दूसरी जगह अपना खेत क्या यहां कर लो। आपको तो सरसों ही उगानी है ना, तो यहां की बजाय यहां उगा लो। लेकिन ये सड़क यहां की बजाय यहां से जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा ना। यानी अब आप ये नहीं, लड़ाई नहीं कर सकते। समझिए, संविधान के पहले संशोधन 1951 से पहले आप लड़ सकते थे सरकार से कि हे सरकार, ये मेरा मौलिक अधिकार है, आप मेरी संपत्ति का मेरी इच्छा के विरुद्ध अधिग्रहण नहीं कर सकते। लेकिन सरकार ने कहा कर सकते हैं। बोले फ्री में? बोले नहीं, पैसा देंगे। बोले कितने? हमारी तो 50 लाख की है। बोले बहुत बढ़िया, पैसा वो मिलेगा जो सरकारी रेट होगी, सरकारी मूल्य होगा, जो मूल्यांकन समिति तय करे। बात क्लियर? एकदम स्पष्ट। जो निगम चलते थे, 2 या 2 से अधिक जो निगम संचालित होते थे पीएसयू के, उनका क्या हो सकता था? सम्मेलन हो सकता था। आर्टिकल 31A का दूसरा पक्ष क्या है मित्रों? ध्यान से समझेंगे। दूसरा पक्ष क्या है इसका? 2 या 2 से अधिक निगमों का सम्मेलन, कॉर्पोरेट्स, मर्जर। जैसे कि अभी रिसेंट देखेंगे तो आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने भी घोषणा की है कि जो पीएसयू है ना, उनका क्या किया जाएगा? आपस में मर्जर किया जा सकता है। केवल स्ट्रेटेजिक सेक्टर को छोड़ के बाकी पीएसयू को क्या है, निजी क्षेत्रों के लिए खोल दिया जा रहा है। सम्मेलन किया जा सकता है। साथ ही क्या है बेटा, इसमें तीसरी बात क्या है आर्टिकल 31A में, कि जो खनन से संबंधित कार्य हैं, खनिज तेल से संबंधित कार्य हैं। खनन और खनिज तेल निकालते कैसे हैं? हमने कहा आप निकालिए, क्या निकालिए? मिनरल्स निकाल रहे हैं, मिनरल्स। बोले मिनरल ऑयल निकालिए, खनिज तेल निकालिए, मिनरल ऑयल भी निकाल रहे हैं। और हमने कहा ये अमुक व्यक्ति को, मान लीजिए ये जो व्यवस्था है, वो ये जो पट्टा है, सरकार ने 1 साल के लिए किसी को दे दिया। अब सरकार उस पट्टे में परिवर्तन भी कर सकती है और समय से पूर्व उसको समाप्त भी कर सकती है।
किसके लिए? बोलो बेटा, लोकहित के लिए। ऐसा नहीं कि 2G स्पेक्ट्रम, कोयला घोटाला, इस तरह के घोटाले आएंगे और लगेगा कि जिनको हमने पट्टा दिया है वो लोकहित के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, तो इनमें क्या कर सकते हैं? इनके पट्टे में परिवर्तन भी कर सकती है और समाप्त भी कर सकती है। आपका जो मुआवजा होगा वो मिलेगा किसके लिए लाला? किसके लिए? लोकहित के लिए, फॉर द सेक ऑफ पब्लिक। क्यों? बोले संविधान किसने बनाया मित्रों? संविधान बनाया भारत की जनता ने। और भारत की जनता क्या चाहती है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो बोले किसी एक व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए, सभी का होना चाहिए? बोले सभी का होना चाहिए। संसाधनों का अधिकार किसका होना चाहिए? ऑल द पर्सन्स हैव इक्वल राइट्स ऑन रिसोर्सेस। आर्टिकल 39B 39C भी यही कहता है। साथ ही क्या जोड़ा गया मित्रों? आर्टिकल 31B जोड़ा गया। और 31B में मैंने वही बोला, 31B में क्या कहा गया? 31B में नौवीं अनुसूची। और क्या कहा गया कि जो विषय नौवीं अनुसूची में होंगे, जो विषय नौवीं अनुसूची में होंगे, मित्रों ध्यान से समझेंगे आर्टिकल 31 का इतिहास, जो विषय नौवीं अनुसूची में होंगे उन पर न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता। उनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता मित्रों। बहुत बढ़िया, नहीं हो सकता। ठीक है, बात एकदम क्लियर थी। आदरणीय नेहरू जी, नए भारत का उदय इन द सेंस कि हमने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल के क्या बना दिया बेटा? विधिक अधिकार बना दिया। विधिक अधिकार का मतलब होता है कि नियमों के तहत उस संपत्ति का अर्जन और अधिग्रहण किया जा सकता है। उसमें आपकी इच्छा नहीं चलेगी, आपको पैसे दे दिए जाएंगे, हे नागरिक ये पैसे लो और दूसरी जगह अपना घर बना लो, दूसरी जगह खेत ले लो। बात बिल्कुल ठीक थी। संविधान संशोधन हो गया। आपको पता है कि संविधान संशोधन हो गया। संशोधन किसमें किया गया? बोलो, जल्दी बोलो, किसमें किया गया संशोधन? मौलिक अधिकारों में संशोधन हो गया। कितनी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, आप समझिए। अगर आप 1951 में होते तो क्या करते? संविधान पढ़ रहे होते तो क्या करते? प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हो गया। 1951 में संविधान संशोधन होने से 31A और 31B जोड़ दिए गए। संपत्ति के अधिकार को निरस्त। संपत्ति का अधिकार अब आप देख ही पा रहे हैं, मौलिक अधिकार नहीं रहा, क्या बन गया बेटा? विधिक अधिकार बन गया, लीगल राइट बन गया। हम लोग डिफरेंस भी जानते हैं बिटवीन लीगल राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स। जब इतनी बड़ी घटना हो जाएगी तो क्या कोई सर्वोच्च न्यायालय में याचिका डालेगा या नहीं डालेगा? कुछ लोगों का तो काम ही होता है ना, सुबह एकदम नाश्ता किया, कुर्ता पजामा पहले, याचिका लेके चलो याचिका। जैसे कि गाजियाबाद के एक वकील है ML शर्मा, मुरारी लाल शर्मा, रिकॉर्ड याचिकाएं लगाते हैं वो। मतलब उनका काम ही ये है कि कोई भी मुद्दा आया याचिका। अभी हाल ही में लॉकडाउन पे याचिका डाल दी, लॉकडाउन पे याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हट लॉकडाउन पे चलो जाओ यहां से। कई बार उनकी याचिकाएं खारिज हो जाती हैं, कई बार बड़ी इंटरेस्टिंग पहलू उभर के आ जाते हैं। अब इतना बड़ा संशोधन हुआ, कुछ नेहरू जी के विरोध में भी होंगे, तो एक भावन भाव ने सर्वोच्च न्यायालय में कहा, हे सर्वोच्च न्यायालय क्या हुआ? बोले लो तुम सो रहे हो, इतना कांड हो गया। बोले क्या हो गया? ये 31B आ गया। बोले मामला क्या है? सीधा सीधा बताओ। मामला ये है श्रीमान कि भारतीय संसद ने संविधान के मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर दिया है। तो बोले क्यों नहीं कर सकती? बोले आर्टिकल 13 में कहा गया है संविधान में कि संसद ऐसा कोई भी संशोधन नहीं कर सकती जो मौलिक अधिकारों को या तो कम करता है या उन्हें समाप्त करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा वाह गुड, बात तो सही है तुम्हारी, एकदम स्पष्ट है।
अब उस व्यक्ति का नाम लेना आवश्यक होगा या नहीं होगा? बिल्कुल आवश्यक होगा। उस व्यक्ति का नाम कौन है? बताइए क्या है उसका नाम? और उसका नाम है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। इसके बाद की कहानी सुनिए। सर्वोच्च न्यायालय में याचिका डाली। सर्वोच्च न्यायालय में याचिका डाली। देखिए, संशोधन का उद्देश्य तो पवित्र था ना मित्रों, कि भारत की आधारभूत संरचना का विकास हो। याचिका किसने डाली? शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामला आया। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय में, क्योंकि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसको है? बोलो ना, किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को। और ये मामला जब आया, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामला कब आएगा? संशोधन कब हुआ? बोलो ना, 1951 में। तो मामला 61 में थोड़ी आएगा, 1951 में ही आया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा वाह शंकरी, गुड, बताओ मामला क्या है? बोले श्रीमान, ये जो संशोधन है ये मौलिक अधिकारों में संशोधन करता है। बहुत बढ़िया, मौलिक अधिकारों में संशोधन करता है। संसद ने कहा ठीक है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करता है, तो इसमें बात क्या है? संसद तो संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। शंकरी ने कहा कि हे न्यायपालिका, आपने अनुच्छेद 13 में संविधान में कहा है। बोले हमने नहीं कहा, भारत की जनता ने कहा है। बिल्कुल सही, और आप संविधान के संरक्षक हो। अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 13 में कहा है कोई भी संशोधन नहीं होगा, ऐसा संशोधन नहीं होगा जो क्या करे मित्रों? जो मौलिक अधिकारों को या तो समाप्त करे, जो मौलिक अधिकारों को या तो क्या करे? न्यून करे या समाप्त करे। बहुत बढ़िया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा वाह शंकरी, वाह, गुड, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हैं। बोले महामहिम, हे माननीय न्यायालय, अब न्याय आपके हाथ में है, अब आप जस्टिस करिए। ऐसे तो संसद अगर चाहे, नेहरू जी चाहे तो कह दें कल से संविधान रहेगा ही नहीं, और अगर ऐसा हो जाता तो अपने राहुल भैया प्रधानमंत्री बन गए होते। अगर वो लिख देते कि मेरा ही वंश का व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने तुरंत नेहरू जी से कहा, नेहरू जी से अर्थात सरकार से कहा कि आपके खिलाफ याचिका आई है, इसके बारे में जवाब दो। सर्वोच्च न्यायालय में जवाब देने कौन जाता है? बोलो, सरकार की तरफ से। पता ही नहीं। बोले सर आपने पढ़ा है ही नहीं अभी तक। हम बताएंगे क्या कौन जाता है? भारत का महान्यायवादी, जिसको बोलते हैं सरकारी वकील। और अब देखिए दो पक्ष हो गए। एक हो गया अपीलार्थी। अपीलार्थी कौन? बोलो, शंकरी प्रसाद, नाम अमर हो गया लाला। जैसे कि आजकल ML शर्मा है गाजियाबाद में, आप डालेंगे ML शर्मा गूगल पर, तुरंत आ जाएंगे। सर्वाधिक याचिकाएं इन्होंने दायर की है। इस पे याचिका दायर कर दी, कचरा डाला है। सर्वोच्च न्यायालय का इधर आओ, सटार। बोले कचरे के लिए हमारे पास आए हो? दिल्ली कोर्ट में चले जाते, पटियाला हाउस में चले जाते। शंकरी प्रसाद। अब जैसे ही इन्होंने याचिका दायर की, अब यहां सरकारी पक्ष आ जाएगा। सरकारी पक्ष का वकील। अब शंकरी से पूछा तो शंकरी ने अपना पक्ष यही रख दिया, माननीय न्यायालय, ये मौलिक अधिकारों में संशोधन है। अनुच्छेद 13 में यह कहा गया है कि ऐसा कोई संशोधन संसद नहीं कर सकती। सरकारी वकील से पूछा आपका क्या ख्याल है? न्यायाधीश ने पूछा, सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा। सरकारी वकील ने कहा श्रीमान, हमने जब संशोधन किया तो सरकार की तरफ से बोलता है, जिसको बोलते हैं भारत का महान्यायवादी। श्रीमान, जब हमने संशोधन किया तो अच्छे से संविधान को पढ़ लिया है। बोले क्या पढ़ लिया है? बोले श्रीमान, आर्टिकल 368 में कहा गया है, 368 में। बोले क्या? बोले संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। बहुत बढ़िया। संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है संसद। बहुत बढ़िया, संशोधन कर सकती है। सरकारी पक्ष के वकील ने यही कहा
क्या कहा सरकारी पक्ष के वकील ने मित्रों कि शंकरी जी को पूरा संविधान नहीं पता। सर्वोच्च न्यायालय, अच्छा नहीं पता तो आप बताओ। बोले हमने जो संशोधन किया है न्यायपालिका 368 के तहत किया है, और 368 के तहत संसद को यह शक्ति है कि भारत के संविधान के किसी विभाग में परिवर्तन कर सकते। शंकरी ने कहा सर ये बताओ आर्टिकल 13 क्या है? फिर 13 क्या है? बोलो इसको क्यों रखा? ये मौलिक अधिकारों के लिए ही है ना स्पेशल। बताओ आर्टिकल 13 क्या है? जितने लोग ईमानदारी से मेरी वीडियो लेक्चर देख रहे हो, भगवान की सौगंध है, बिना देखे आर्टिकल 13 याद करना। तुमको तुम्हारे सबसे प्रिय व्यक्ति की कसम है, करो। क्या है आर्टिकल 13? क्या कहता है? पृथक्करण का सिद्धांत और आच्छादन का सिद्धांत, अर्थात संसद ऐसा कोई कानून बना ही नहीं सकती जो मौलिक अधिकारों को कम करती हो। याद आ गया? सरकारी पक्ष के वकील ने यही कहा मित्रों कि आर्टिकल 13 के तहत सामान्य विधि है। आर्टिकल 13 के तहत सामान्य विधि है, 368 सम्मिलित नहीं है। अर्थात 368 और आर्टिकल 13 दोनों अलग अलग हैं। क्या है मित्रों? अलग अलग है। अर्थात क्या कहा गया? क्या कहा गया? यहां लिख देते हैं, शंकरी को इधर खिसका लेते हैं। सरकार को पक्ष देखेंगे ना, शंकरी प्रसाद ये अपीलार्थी हैं बेचारे, एकदम बहस हो रही है। शंकरी प्रसाद और क्या कहा गया कि आर्टिकल 13 के तहत सामान्य प्रक्रिया है, जो आर्टिकल 13 में कहा गया है। अर्थात आर्टिकल 13 व 368 अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। बात समझ गए मित्रों? समझ गए? उन्होंने कहा 368 का मतलब यह है कि वो आर्टिकल 13 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। 368 की शक्ति व्यापक है, संविधान के किसी भी हिस्से के लिए। आर्टिकल 13 तो केवल मौलिक अधिकारों के लिए सामान्य विधि है। और सरकारी पक्ष ने कहा हे माननीय न्यायालय, हमने जो किया है कोई घर के लिए तो किया नहीं है, लोकहित के लिए किया और कन्विंस कर लिया। शंकरी बेचारे कमजोर पड़ गए और सर्वोच्च न्यायालय सरकारी पक्ष की दलील से एकदम प्रभावित हो गया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा हे शंकरी, तुम्हारा पक्ष सही नहीं है, सरकार की दलील एकदम करेक्ट है। और सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के पक्ष में फैसला दे दिया और कह दिया सर्वोच्च न्यायालय ने शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ में कि संविधान में जो संशोधन संसद ने किया है वो पूर्णतः मान्य है, उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यानी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने यहां पे सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारी पक्ष की दलील को स्वीकार कर लिया। सरकारी पक्ष की दलील को स्वीकार कर लिया। बहुत बढ़िया। शंकरी बेचारे बहुत ज्यादा कष्ट में एकदम रो रहे हैं। क्या सर्वोच्च न्यायालय हमारी मूल भावना नहीं समझ रहे हो आप? बोले चुप रहो, तुम पूरा संविधान पढ़ के आया करो। शंकरी ने कहा ठीक। और संविधान और क्या कहा कि संसद संविधान में संशोधन करने की शक्ति रखती है। अपने फैसले में क्या कहा सर्वोच्च न्यायालय ने? कहा कि संसद संविधान में संशोधन करने की शक्ति रखती है। बहुत बढ़िया मित्रों, संविधान में संशोधन करने की शक्ति रखती है। बहुत बढ़िया मित्रों, बहुत बढ़िया। शंकरी बेचारे रोते हुए आज जा रहे हैं, सर्वोच्च न्यायपालिका से बाहर निकल रहे हैं। मीडिया पूछ रहा होगा क्या हुआ शंकरी? बोले कुछ नहीं हुआ, उनसे पूछ लो। शंकरी लेकिन मन में तो था उनके, टीस थी। आज तुम पक्ष में, क्योंकि अंग्रेजी बोल रहे थे, अच्छी से दलील पेश कर दी, सर्वोच्च न्यायालय प्रभावित हो गया। बात थोड़ी और आगे चली मित्रों। शंकरी के मन में जो भय था कि निर्णय गलत हुआ है, इस निर्णय के विरुद्ध हम अपील करेंगे। शंकरी प्रसाद तो नहीं कर पाए, लेकिन एक और मामला आया 1967 में, गोलकनाथ बनाम भारत।
और पुनः ये याचिका डाली गई सर्वोच्च न्यायालय में कि हे सर्वोच्च न्यायालय, आपने जो 1951 में फैसला सुनाया था ये फैसला सही नहीं है। और सर्वोच्च न्यायालय इतना बढ़िया है कि अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है, कह देता है सॉरी 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 हमसे गलती हो गई, निर्णय ये सही है। अपील जैसी सर्वोच्च न्यायालय ने कई ऐसे फैसले आए जिन पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व में दिए गए निर्णय को पूरी की पूरी तरह पलट दिया। मित्रों, इस बात से प्रभावित होकर के गोलकनाथ बनाम भारत संघ मामला आया 1967 में, और उस मामले में यही कहा गया कि हे सर्वोच्च न्यायालय, शंकरी प्रसाद मामले में जो आपका निर्णय है वो निर्णय पूरी तरह सही नहीं है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, एकदम सही। गोलकनाथ मामला आया 1967 में मामला आया। कौन सा बेटा? गोलकनाथ। ये गोलकनाथ नाम है, ऐसे नहीं कि गुल्लक है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। जैसे गोलकनाथ मामले में याचिका दायर की, अब और न्यायाधीश बैठ गए, उन्होंने कहा क्या है मसला, क्या है कि पहले निर्णय ये दे दिया था। बोले ओ बहुत अनर्थ हो गया। बोले तेरा भी तो यही कहता है कि हम मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते। बोले हमने मान कैसे लिया सरकारी पक्ष की बात। बोले उस समय गलत निर्णय दे दिया, और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले को पलट दिया। मित्रों, बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। आप लोगों को लग रहा होगा वकील ही बन जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले को पलट दिया, अपने फैसले को पलट दिया मित्रों। जो निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने शंकरी प्रसाद मामले में दिया उसको पलट दिया, और संविधान, और क्या कहा सर्वोच्च न्यायालय ने? कहा कि आर्टिकल 13 भी आर्टिकल 368 के ही समान है, अर्थात मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं होगा। और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त शब्द अनुच्छेद 368 के ही समान है। अनुच्छेद 368 के ही समान है। अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त शब्द अनुच्छेद 368 के ही समान है, अतः मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं। समझ आ रहा है ना? आ रहा है या नहीं आ रहा? अतः मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं। समझिए, अपनी बात को बदल गए। और समझिए आप, मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता। शंकरी एकदम ताली पीट पीट के हंस रहे थे, वाह वाह, देखो अब समझ में आया ना बात, संशोधन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता मित्रों। और इस सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दे दिया, अर्थात सरकार को अपने मुंह की खानी पड़ी, ऐसे कह सकते हैं अपन। इन शब्दों को अपन मुख्य परीक्षा में नहीं लिखेंगे कि मुंह की खानी पड़ी, हाथ की खानी पड़ी, नहीं। ये ठीक वैसे ही हुआ जैसे कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगी? नेशनल ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन से होगी, एनजेएसी से। और उन्होंने आर्टिकल 124 में संशोधन कर दिया। मोदी जी ने आर्टिकल 124 में संशोधन कर दिया, और इन्होंने कहा कि इसमें काय के सदस्य होंगे? बोले न्यायपालिका प्लस काय के सदस्य मित्रों? बोले कार्यपालिका के भी सदस्य होंगे। नेशनल ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन में कहा गया, एनजेसी में आर्टिकल 124 में संशोधन किया गया, और कहा गया इसमें क्या था? न्यायपालिका और कार्यपालिका के लोग न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे, अर्थात एक समिति होगी जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, विधि मंत्री होंगे। यह फैसला जैसे ही सर्वोच्च न्यायालय ने देखा, बोले क्या? बोले एक प्रधानमंत्री हो गए। बोले कौन? बोले नरेंद्र मोदी जी। बोले क्या कर दिया? बोले उन्होंने न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर आघात पहुंचाने का प्रयास किया। बोले कैसे? बोले अब जज की नियुक्ति में किसका भाग होगा, किसकी हिस्सेदारी होने लगी? विधि मंत्री की।
न्यायपालिका ने कहा, हे भारत के महान्यायवादी, आप ही बताइए कि जो विधि मंत्री जिस न्यायाधीश की नियुक्ति कर रहा है, क्या वो न्यायाधीश उस संबंधित विधि मंत्री के विरुद्ध कड़े फैसले ले पाएगा? बोले नहीं ले पाएगा। तो बोले ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन है, और इस एनजीएससी को क्या कर दिया सर्वोच्च न्यायालय ने? समाप्त। अब भारतीय संसद, माननीय प्रधानमंत्री भले ही 56 इंच का सीना हो, चौड़ा सीना हो, लेकिन अब कुछ नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही निर्णय आया तो ये सरकार ने अपनी मुंह की खाली, सरकार के फैसले को बदल दिया। बोले हे सरकार, जो आर्टिकल 31 में आपने संशोधन किया उसको निरस्त करो। बोले तुमने तो पहले कहा था। बोले अब हम दोबारा कह रहे हैं। सरकार ने कहा कि आप बड़े अजीब हैं सर्वोच्च न्यायालय जी। लेकिन उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन था? बड़ा इंटरेस्टिंग प्राइम मिनिस्टर थी उस समय। थी बोल दिया तो आप समझ ही गए होंगे कौन होगा। बताइए कौन था? श्रीमती इंदिरा गांधी जी। और उस समय कहा जाता था कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी को खबर लगी मित्रों 1971 में। यह खबर लगी कि सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिकल 31 को, जो संपत्ति के अधिकार को निरसित किया था, उसको बदल दिया है। इंदिरा गांधी ने कहा सर्वोच्च न्यायालय ने यह कर दिया। और 1971 में इंदिरा गांधी जी एकदम फॉर्म में थी। बोले बांग्लादेश को निपटा दिया, एकदम फॉर्म में थी। और उन्होंने कहा सर्वोच्च न्यायालय आपने ठीक नहीं किया। बोले क्या ठीक नहीं किया दीदी? बोले तुमने हमारे निर्णय को बदल दिया है। बोले वो उल्लंघन था ना सीधा सीधा आर्टिकल 13 का। बोले अच्छा। बोले अब हम संविधान में ही संशोधन कर लेते हैं अब संसद से। और संसद में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसको बोलते हैं 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। बहुत ही महत्वपूर्ण। यूपीएससी अपने हर 2 से 3 साल में इस सवाल को पूछ लेता है। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन बेटा? इंदिरा गांधी जी। 24वां संविधान, क्योंकि इंदिरा जी को यह मनवाना था संशोधन अधिनियम 1971, 1971। इंदिरा जी को सर्वोच्च न्यायालय की बात माननी नहीं थी। उन्होंने कहा फॉर्म में कौन है? बोले विधायक सांसद किसके हैं? बोले कांग्रेस के। एक छत्र कांग्रेस थी, 2 लोग बैठे रहते थे अटल अडवाणी टाइप के। अगर एक ही होगा धोती पहने, बाकी ताली भी नहीं बचा पाते थे जी। लोग कहते ना कि कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, बीजेपी युक्त भारत। आपको राजनीतिक तटस्थता रखनी है प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते। मैं यह सवाल आपसे, आप लोगों के बीच में उछालना चाहता हूं कि यदि भारत ने 70 साल में कुछ नहीं किया तो आप फिर हवाई जहाज में क्यों उड़ रहे हो? फिर तो बैलगाड़ी में चलना चाहिए ना। भारत ने 70 साल में कुछ किया ही नहीं। तो कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी सरकारें अपने समय पर उचित निर्णय लेती हैं, तो हमको किसी के प्रति बायस्ड निर्णय नहीं लेना चाहिए, तटस्थ होकर मूल्यांकन करना चाहिए। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के माध्यम से यह संशोधन कहा गया, संसद ने कहा कि अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त शब्द विधि है। संसद ने कहा, संसद पता है क्या कहा? इंदिरा गांधी जी ने पूछा सर्वोच्च न्यायालय से, भैया क्या दिक्कत है इसमें? बोले दीदी ये जो आर्टिकल 13 है ना, ये गड़बड़ कर रहा है। बोले आर्टिकल 13 को ही बदल दे तो? बोले बदल दो, तुम्हारी इच्छा है। संसद में इस प्रस्ताव को पारित किया गया। भैया संसद में कहा गया, क्या कहा गया संसद में? आप इतने उदास क्यों हैं आज? संसद में कहा गया कि आर्टिकल 13 में प्रयुक्त विधि, आर्टिकल 13 में प्रयुक्त विधि सामान्य है। प्रयुक्त विधि क्या है बेटा? सामान्य है। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति है। ये चेंज कर दिया गया और कहा गया, क्या कहा गया मित्रों? संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति है। संशोधन की शक्ति है। बहुत बढ़िया। सर्वोच्च न्यायालय के पास फिर गई याचिका। बोले इंदिरा जी ने ये कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का क्या किया है? बोले आर्टिकल 13 ही बदल दिया है। बोले सॉरी, अब हम कुछ नहीं कर सकते, संसद की शक्ति है। संसद अर्थात भारत की जनता, भारत की जनता के प्रतिनिधि।
और यह जो संशोधन है 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, ये संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को प्रतिपादित करता है और यहां पर संसद की सर्वोच्चता स्वीकार की जाने लगी। किसको प्रतिपादित करता है? संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को। हालांकि हमारे यहां कुछ है नहीं सर्वोच्च, ना हमारे यहां संसद सर्वोच्च है, ना हमारे यहां न्यायपालिका सर्वोच्च है। हमारे यहां सर्वोच्च कौन है? संविधान। लेकिन उस संविधान में भी संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। इस संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को स्वीकारा। अब क्या है, इंदिरा जी एकदम अति आत्मविश्वास में भरी हुई। उन्होंने कहा रुको, सर्वोच्च न्यायालय कल फिर गलती कुछ न कुछ करेगा। उन्होंने कहा 1 मिनट रुक जाओ, संसद में ही। बोले क्या? बोले रुको। बोले करना क्या है दीदी? बोले एक संशोधन और। बोले क्या? बोले 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, ये भी कर दिया। गजब। उन्होंने कहा आगे भी दिक्कत आएगी। संशोधन अधिनियम 1971 और 25वां में क्या कहा गया कि राज्य यदि कोई विधि बनाता है, कोई नीति बनाता है, यदि वो मौलिक अधिकारों के आर्टिकल 14 और 19 का उल्लंघन करती है, तब भी उस विधि को शून्य घोषित नहीं किया जाएगा। मतलब आगे भी और सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को सीमित करने का प्रयास किया। इंदिरा जी ने कहा कल हम कोई नियम बनाएंगे, संविधान में फिर याचिका लगेगी या सर्वोच्च न्यायालय फिर कहेगा हे बहन जी ये 14 का उल्लंघन है इसलिए निरस्त, ये 19 का उल्लंघन है इसलिए निरस्त। और 25वें संविधान संशोधन में क्या कहा गया? एक अनुच्छेद और जोड़ दिया गया भारतीय संविधान में, 31C। कौन सा अनुच्छेद जोड़ दिया गया? 31C। 25वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में कहा गया, एक 31C जोड़ दिया गया, आर्टिकल अनुच्छेद 31C जोड़ा गया। और क्या कहा गया? राज्य नीति निर्देशक तथ्यों का क्रियान्वयन करेगा। राज्य नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के लिए बनाई गई विधि को, तत्वों के क्रियान्वयन के लिए, दिख रहा है नहीं? क्रियान्वयन के लिए बनाई गई विधि को इस आधार पर शून्य घोषित नहीं करेगा कि वह आर्टिकल 14 व 19 का उल्लंघन है। विधि को इस आधार पर शून्य घोषित नहीं करेगा कि वह आर्टिकल 14 व 19 का उल्लंघन है। बोले हमको तो सामुदायिक जनता के हित के लिए, लोक हित के लिए अनेक विधियां बनाएंगे हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के लिए, और उस आधार पर 14 व 19 का उल्लंघन है, इस आधार पर उसको शून्य घोषित नहीं करेगा। ये 25वां संविधान संशोधन हो गया। अब बताओ 24वें संशोधन में और 25वें संशोधन में कौन भारी पड़ रहा है न्यायपालिका पे? संसद। इसलिए इन दोनों ही सिद्धांतों को, दोनों ही संशोधनों को संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत मानते हैं मित्रों। इन दोनों ही संशोधनों, अगर देखिए समझिए, अगर आपके विकल्प दोनों आर्टिकल 24, 25 यूपीएससी में पूछा गया है कई बार, तो आप 24 पे टिक करेंगे और 24 विकल्प में नहीं केवल 25 है तो 25 टिक करेंगे, और 24 और 25 दोनों है तब 24 को टिक करेंगे। ये दोनों ही सिद्धांत, काय के सिद्धांत, ये दोनों ही संशोधन क्या इंगित करते हैं? क्या? संसदीय सर्वोच्चता, संसदीय सर्वोच्चता, संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को। और इस प्रकार मित्रों आर्टिकल 31 में संशोधन हो गया इंदिरा जी के माध्यम से, या उस समय तत्कालीन सांसदों ने, आदरणीय संसद ने आर्टिकल 31 को क्या किया? निरसित कर दिया और संपत्ति के अधिकार को क्या घोषित कर दिया? विधिक अधिकार घोषित कर दिया। और 31A, 31B, 31C, 31A, 31B, 31C को संविधान में जोड़ दिया गया।
तो आप समझ गए होंगे कि आर्टिकल 31 को किस प्रकार भारतीय संविधान से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा के इसको विधिक अधिकार बनाया गया। अगली कक्षा में हम आर्टिकल 32 को विस्तार से पढ़ेंगे। रिट जो निकाली जाती हैं, वंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश, इन सभी को विस्तार से पढ़ेंगे और देखेंगे कि आर्टिकल 32, 33, 34, 35 में क्या उल्लेख है। आपके प्रश्न और सुझावों का हमेशा स्वागत है। आपके प्रश्न और सुझाव मुझे हमेशा ही आपसे जुड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। धन्यवाद।